नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है उत्तराखंड क्विक रिवीजन सीरीज़, और इस सीरीज़ का आज हम 10वां पार्ट यहाँ पे कवर करेंगे। आज के वीडियो में किन किन टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जल्दी से उनको देख लेते हैं। देखिए, आज की वीडियो में हम एससी और एसटी जनजाति के बारे में यहां पर बात करेंगे। सबसे पहले हम इनसे रिलेटेड जो 2011 की जनगणना है उसके कुछ आंकड़े हैं कि इनकी जनसंख्या कितनी है, प्रतिशत कितना है, लिंगानुपात कितना है, वो सारे नंबर्स हम यहां पर देखेंगे। उसके बाद जो उत्तराखंड की 5 प्रमुख जनजातियां हैं जिनको जनजाति का दर्जा प्राप्त है, एसटी का दर्जा प्राप्त है, उनको हम यहाँ पे कवर करेंगे, जिसमें आपकी पूरी जौनसारी जनजाति, आपकी थारू जनजाति, इसके अलावा भूटिया और उनकी जो उपजाति है जाड़ भूटिया, इनको लेकर भी ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं। बोक्सा जनजाति, राजी जनजाति, ये सारे टॉपिक आपके आज के वीडियो में कवर हो जाएंगे। शुरुआत करेंगे जनगणना के आंकड़ों से, फिर इनसे रिलेटेड कुछ तथ्यों को देखेंगे और फिर एक एक करके सारी जनजातियों को हम यहाँ पे कवर कर जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। अगर आपने इस सीरीज के प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि एससी और एसटी का कुल जनसंख्या में प्रतिशत कितना है। ठीक है, उत्तराखंड की जनसंख्या आप जानते हैं 1,86,292 है। उसमें एससी और एसटी का जो प्रतिशत है ये लगभग 21.5% के करीब है। ठीक है, यानी 21.65%। तो 1 करोड़ की आबादी में 21,84,000 आपके क्या हैं, एससी और एसटी जनजाति उत्तराखंड में है। ठीक है, अगर हम प्रतिशत में बात करें कि पूरी जनसंख्या में कितने प्रतिशत, दोनों मिलाकर तो 21.65% हैं, कितने प्रतिशत एससी हैं, 18.8% ये एससी हैं। एससी यानी अनुसूचित जाति और एसटी यानी अनुसूचित जनजाति। ठीक है, सबसे ज्यादा एससी हमें किस जनपद में मिलते हैं, तो सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति हरिद्वार में निवास करती है और सबसे कम चंपावत में निवास करती है। ठीक है, यह जनसंख्या के आधार पर है। अगर हम प्रतिशत के आधार पर देखें, सर्वाधिक प्रतिशत जो एससी का है वो बागेश्वर में है और सबसे कम देहरादून में है। तो इसको आपने याद करना है। ठीक है, हमने ओवरऑल परसेंटेज देखा, एससी कितने हैं, सबसे ज्यादा कहां है, सबसे कम कहां है, प्रतिशत भी हमने यहां पर देखा। ठीक है, इसी प्रकार हम एसटी की बात करते हैं। पूरी जनसंख्या में एसटी का प्रतिशत मात्र 2.9% है, यानी 3 के करीब है। सबसे ज्यादा एसटी जनसंख्या हमें उधम सिंह नगर में मिलती है और सबसे कम ये रुद्रप्रयाग में निवास करते हैं। और अगर हम प्रतिशत के तौर पर देखें तो सबसे ज्यादा प्रतिशत इनका उधम सिंह नगर में है और सबसे कम टिहरी गढ़वाल में है। तो ये नंबर आपको पता होने चाहिए, सबसे ज्यादा एससी कहां है, प्रतिशत और जनसंख्या दोनों में, और उसी प्रकार एसटी का भी आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं लिंग अनुपात की। लिंग अनुपात कितना हमें देखने को मिलता है एससी जनजाति में। एससी का लिंग अनुपात है 936 और एसटी का बात करें तो एसटी का लिंग अनुपात 963 है। इसको भी आपने याद रखना है, हो सकता है पूछ लिया जाए, ओवरऑल उत्तराखंड का पूछ लिया जाए तो आप बता देंगे उसका 963 है, एसटी का पूछ लेगा उसका भी 963 है, एससी का 936 है। ठीक है, नंबर बस आगे पीछे कर देना है, 3 को 6 के पहले ले आइए तो आप इनको याद करेंगे। ठीक है, साक्षरता की बात करते हैं। सबसे ज्यादा साक्षरता में अगर हम बात करते हैं कौन सी जनजाति है उसको हम आगे देखेंगे। भूटिया जनजाति सबसे ज्यादा साक्षर जनजाति मानी जाती है। ठीक है, एससी की बात करते हैं। एससी में साक्षरता दर कितनी है, 74.4%। अनुसूचित जाति में साक्षरता दर हमें देखने को मिलती है। ठीक है, पुरुषों में बात करें तो पुरुषों में एससी में 84.3 है, महिलाओं में 64.1 है। आपको केवल ये वाला याद करना है, पुरुष पूछेगा 10% बढ़ा दीजिए लगभग, महिला पूछेगा 10% लगभग घटा दीजिए। ठीक है, सबसे ज्यादा एससी साक्षर वाला जिला कौन सा है, तो सबसे ज्यादा एससी साक्षर वाला जिला नैनीताल है। ठीक है, और सबसे कम की बात करें तो सबसे कम में उधम सिंह नगर आता है। इसे आपने याद करना है। ठीक है,
इसी प्रकार एसटी की बात करते हैं। एसटी में साक्षरता दर कितनी है? 73.9%, यानी यहां पर भी लगभग आपका कितना है? 74 के ये करीब है। फिर यहां पर भी वही करना है। पुरुष पूछेगा लगभग 10 बढ़ा दीजिए, महिला पूछेगा तो लगभग यहां पे 10 से ज्यादा है, लेकिन लगभग 10 आप इसको मान के चले, 62.5% आपने कम कर देना है। ठीक है, तो बीच का याद करना है दोनों का। एससी में साक्षरता दर कितनी थी? 74.4%। इनमें कितनी है? 73.9%। ठीक है, सबसे ज्यादा साक्षरता वाला जिला एसटी में अगर हम बात करें तो यह रुद्रप्रयाग है। सबसे ज्यादा एसटी जनसंख्या किस जनपद की साक्षर है? रुद्रप्रयाग की। और सबसे कम की बात करें तो यहां पर उधम सिंह नगर नहीं होगा, सबसे कम एसटी साक्षरता हरिद्वार जिले की है। इसको एक करेक्शन करना, उधम सिंह नगर नहीं, यहां पर इसको हरिद्वार आपने लिखना है। ठीक है, चलिए, तो ये हमने साक्षरता की बात करी, लिंगानुपात की बात करी, जनसंख्या की बात करी। अब बात करेंगे आरक्षण की। राजकीय सेवाओं शिक्षण संस्थानों में कितना प्रतिशत किसको आरक्षण मिलता है? एससी को मिलता है 19% और एसटी को मिलता है 4%। यह भी आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, इनके लिए विधानसभा में भी आरक्षण है, तो कितना आरक्षण है विधानसभाओं में उसको देखते हैं। पहले एससी की बात करते हैं। विधानसभा में एससी के लिए 13 सीटें रिजर्व्ड हैं। कौन कौन सी ये 13 सीटें हैं? बहुत कम चांसेस होते हैं नाम पूछे जाने के, लेकिन फिर भी आपको इनके नाम याद करने हैं। आपके 3 जो सबसे ज्यादा सीटें हैं हरिद्वार से हैं, ज्वालापुर, भगवानपुर, झबरेड़ा। हरिद्वार की 3 सीटें विधानसभा की आपकी एससी कैटेगरी के लिए रिजर्व्ड है। ठीक है, इसके बाद देहरादून की राजपुर सीट, पिथौरागढ़ का गंगोली हाट सीट, उधम सिंह नगर की बाजपुर, पौड़ी जिले की पौड़ी सीट, टिहरी की घनसाली, उत्तरकाशी की पुरोला, चमोली की थराली, बागेश्वर, नैनीताल और अल्मोड़ा का सोमेश्वर। ये 13 विधानसभा सीटें हैं जो एससी कैटेगरी के लिए रिजर्व्ड हैं। नंबर आपसे केवल पूछा जाता है कितनी सीटें हैं टोटल, तो टोटल एससी के लिए 13 सीटें हैं, जिसमें सबसे ज्यादा हरिद्वार में है 3 सीटें। ठीक है, इसी प्रकार विधानसभा में एसटी के लिए भी सीटें हैं। कितनी सीटें हैं एसटी के लिए? केवल 2 सीटें हैं, जिसमें एक आपकी नानकमत्ता है उधम सिंह नगर की और एक देहरादून की चक्राता। इनके नाम आपसे पूछे जाते हैं, 2 ही नाम है, याद कर लेंगे। टोटल विधानसभा में कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो टोटल विधानसभा में 15 सीटें आरक्षित हैं। 13 सीटें एससी के लिए और 2 सीटें आपके एसटी के लिए। इसी प्रकार लोकसभा में भी 1 सीट रिजर्व्ड है एससी के लिए। कौन सी वाली है? अल्मोड़ा सीट। ठीक है, लोकसभा में एसटी के लिए सीट रिजर्व नहीं है, केवल एससी के लिए है। 5 ही लोकसभा की सीटें हैं यहां पर, उसमें से 1 सीट जो है वो आरक्षित सीट है, जो कि एससी के लिए है, अल्मोड़ा सीट। इसे आपने याद करना है, क्वेश्चन बन जाता है। अब हम यहां पर हमने सारे नंबर्स को देख लिए, जो इंपॉर्टेंट बातें थी आपसे जो पूछी जाती हैं। अब हम जनजातियों के बारे में डिटेल में यहां पर बात करेंगे। ठीक है, अनुसूचित जनजातियां जौनसारी, थारू, बोक्सा, भोटिया, राजी, ये 5 प्रमुख जनजातियां हैं। इन्हीं 5 जातियों को जनजाति का दर्जा प्राप्त है उत्तराखंड में। कब इनको एसटी घोषित किया गया था? इन 5 जातियों को एसटी घोषित 1967 में किया गया। यह क्वेश्चन पेपर में बहुत बार आया है, इसे आपने याद करना है। देखिए, 1965 में केंद्र सरकार ने एक समिति का गठन किया। जो जनजातियां थी, जो अलग अलग जातियां थी, उनमें जनजाति की पहचान करने के लिए एक समिति बनती है, जिसका नाम था लोकर समिति। ठीक है, कब बनी थी लोकर समिति? 1965 में। और इसी समिति की सिफारिश पर 1967 में कई सारी जातियों को जनजाति का दर्जा दिया गया। उनमें 5 उत्तराखंड की भी शामिल थी, जो आपके यहां पर है। यह क्वेश्चन या तो आपसे इस तरीके से सामूहिक तौर पर पूछ लिया जाएगा, इन 5 को कब मिला, या फिर अलग अलग पूछ लेगा, बताओ राजी को कब मिला, बताओ थारू को कब मिला, जौनसारी को कब मिला। सबका उत्तर एक होगा, 1967। ठीक है,
इन 5 जनजातियों में से भी 2 जातियां ऐसी हैं जिनको आदिम जनजाति का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, सबसे पहले यह दर्जा राजी को मिला था 1975 में, आदिम जनजाति की हम बात कर रहे हैं। उसके बाद बोक्सा को मिला 1981 में। जनजाति पूछेगा 1967। आदिम जनजाति उत्तराखंड में 2 ही है, एक आपकी राजी है जिसको 75 में मिला, एक आपकी बोक्सा जिनको 81 में मिला। इन दोनों को आपने याद करना है। ठीक है, उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनजातीय समूह यानी एसटी समूह कौन सा है? तो उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है थारू। और अगर हम दूसरा सबसे बड़े समूह की बात करें, जौनसारी है, जो गढ़वाल का सबसे बड़ा है। ठीक है, 3 चीजें पूछी जाएंगी जैसे हर बार होता है, या तो आपसे पूछेगा उत्तराखंड का सबसे बड़ा बताइए, कुमाऊं का सबसे बड़ा बताइए और गढ़वाल का सबसे बड़ा बताइए। तो उत्तराखंड और कुमाऊं दोनों पूछेगा तो सबसे बड़ा हो जाएगा थारू। गढ़वाल का सबसे बड़ा पूछेगा तब आप जौनसारी आंसर करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम एक एक करके सारी जनजातियों को देखेंगे। जौनसारी जनजाति से हम शुरू करेंगे। जौनसारी जनजाति की अगर हम बात करते हैं तो यह आपके मुख्यतः देहरादून में निवास करते हैं, यानी सर्वाधिक जनसंख्या इनकी कहां पाई जाती है? देहरादून में ये निवास करते हैं। जौनसारी जनजाति को किस प्रजाति का माना जाता है? तो मंगोल और डोमो प्रजातियों का मिश्रण इनको माना जाता है। ठीक है, देहरादून की साइड के जो इलाके हैं आपके चक्राता, कालसी, त्यूनी, लाखा मंडल, यहां पर ये ज्यादा निवास करते हैं। ठीक है, इन्हें 3 वर्गों में बांटा गया है। जौनसारियों को खसास वर्ग, इसके अलावा कारीगर वर्ग और हरिजन खसास वर्ग। जौनसारी समाज कितने वर्गों में विभाजित है? 3 वर्गों में। खसास वर्ग के अंदर आपके ब्राह्मण राजपूत आ जाते हैं। कारीगर समाज के अंदर या कारीगर वर्ग के अंदर जो लोहार सुनार होते हैं वो सारे इसके अंदर आ जाते हैं, जो बढ़ई होते हैं। हरिजन खसास वर्ग में जो सारी उपजातियां हैं जैसे डोम, कोल्टा, कोली, मोची, सब इसमें शामिल हो जाते हैं। इतना डिटेल में नहीं जाता, बस आपको इतना याद करना है कौन कौन से 3 वर्ग हैं: खसास वर्ग, कारीगर वर्ग और हरिजन खसास वर्ग। ठीक है, इनकी सामाजिक संरचना की अगर हम बात करें जौनसारियों में पितृसत्तात्मक और संयुक्त परिवार प्रथा हमें देखने को मिलती है। बिल्कुल ये टू द पॉइंट्स मैंने नोट्स बनाए हैं, तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही बनता है, किस जनजाति में पितृसत्तात्मक और संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित है? आप बताएंगे जौनसारी में। ठीक है, पहले इनमें बहुपति विवाह का प्रचलन था। यह क्वेश्चन भी पेपर में पूछा गया है, किस जनजाति में पूर्व में बहुपति विवाह प्रचलित था? जौनसारियों में था। ठीक है, जौनसारी पांडवों को अपना देवता मानते हैं। जब पांडवों को ये पूछते हैं, माता कुंती की ये पूजा करते हैं, तो वहां पर भी बहुपति विवाह था। यहां पर भी पहले बहुपति विवाह प्रचलित था, अब नहीं है या कम हो गया है। ठीक है, विवाह पूर्व लड़की को क्या बोला जाता है? तो जौनसारी जनजाति में शादी से पूर्व लड़की को दयंती बोला जाता है, यानी कि जब वो अपने घर पर होती है और जब शादी के बाद वो अपने पति के यहां जाती है तब उसे रयांती बोला जाता है। ये क्वेश्चन पिछले साल आपसे पेपर में पूछा गया था कि किस जनजाति में विवाह पूर्व लड़की को दयंती बोला जाता है? ये जौनसारी में, और विवाह के बाद रयांती बोला जाता है। दोनों नाम याद करने हैं, यहां से आपके सीधा इसी प्रकार क्वेश्चन बन जाते हैं। जौनसारियों में विवाह के प्रकार, अब इनको देख लेते हैं। जौनसारियों में हमें 3 प्रकार के विवाह देखने को मिलते हैं। पहला है बेविकी, दूसरा है बाजदिया और तीसरा बोइदो दिकी। ठीक है, जो बेविकी है ये सबसे सिंपल वाला विवाह इनमें होता है। बाजदिया जो होता है ये सबसे शानो शौकत वाला विवाह होता है, ये मीडियम लेवल का होता है। क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा कि इनमें से कौन सी जो एक प्रकार है विवाह का जौनसारियों में है। आपको क्वेश्चन बनेगा बेविकी बाजदिया विवाह प्रकार किस जनजाति में प्रचलित हैं। इस तरीके से आपको इनको याद करना है। ठीक है, जौनसारियों के सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन है? तो जौनसारी जनजाति के सबसे महत्वपूर्ण देवता है महासू देवता। ठीक है, जौनसारी अपने को पांडवों का वंशज मानते हैं। पांडवों को ये पूछते हैं, पांडव भी इनके प्रमुख देवता हैं, माता कुंती भी इनकी प्रमुख देवी हैं। ठीक है, प्रमुख तीर्थ स्थल कहां है इनका? तो प्रमुख तीर्थ स्थल इनका हनौल है। ठीक है, हनौल जो है महासू देवता का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है और महासू देवता इनके प्रमुख देवता हैं। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है ऐसा भी, कौन सी जनजाति अपने को पांडवों का वंशज मानती है?
आप बताएंगे जौनसारी जनजाति। ठीक है। महासू देवता का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो महासू देवता का प्रमुख त्योहार है जागड़ा त्योहार। तो देखिए 3 क्वेश्चन बन गए। पहला, इनके मुख्य देवता कौन है? तो मुख्य देवता है महासू देवता। महासू देवता का प्रमुख तीर्थ स्थल या इनका जो मंदिर है वो हनौल में है, तो हनौल इनका प्रमुख तीर्थ स्थल है। और महासू देवता का जो फेमस त्योहार है, प्रमुख त्योहार, वो जागड़ा त्योहार है। तो इन तीनों बातों को आपने याद करना है। ठीक है। चलिए, त्योहार, उत्सव या मेलों की अगर हम बात करें जौनसार जनजाति में जो मनाए जाते हैं, सबसे पहला पॉइंट आपको यह याद करना है, जौनसार में मेलों को मौण बोला जाता है। ठीक है। और मछली मारने वाला जो मेला है, मछली पकड़ने के लिए जो मेला प्रसिद्ध है, उसे भी मच्छ मौण मेला बोला जाता है। तो वो भी इन्हीं के क्षेत्र में प्रसिद्ध है। तो मेले को जौनसार में क्या बोला जाता है? मौण बोला जाता है। भेड़ पालकों का त्योहार कौन सा है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जौनसार जनजाति में कौन सा त्योहार है जो भेड़ पालकों के द्वारा मनाया जाता है? नुणाई त्योहार। इसे आपने याद करना है। ठीक है। सावन के महीने में इसे मनाया जाता है। राष्ट्रीय दीपावली के 1 माह बाद दीपावली को कौन मनाते हैं? तो राष्ट्रीय दीपावली के बाद जब पूरे भारत में दिवाली मनाई जाती है, उसी को बोला जाएगा राष्ट्रीय दिवाली। और उसके 1 महीने बाद जाकर दिवाली मनाते हैं जौनसारी जनजाति। दिवाली को क्या कहते हैं? दीपावली को ये दियाई त्योहार कहते हैं। इसे भी आपने याद करना है, क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है। दीपावली के अवसर पर जौनसारियों के द्वारा भैला खेला जाता है। तो ये क्वेश्चन भी पेपर में बनता है कि जौनसार क्षेत्र में या जौनसारी लोगों के द्वारा भैला कब खेला जाता है? भैला या भैलो भी इसको कहते हैं। तो ये दीपावली के समय ही खेला जाता है। ठीक है। इसे भी आपने याद करना है। जौनसार में संतान कल्याण के लिए कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो जौनसार क्षेत्र में संतान कल्याण के लिए भिरौली त्योहार मनाया जाता है। ठीक है। जौनसार क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो जौनसार क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला है बिस्सू मेला। इसे आपने याद करना है। ठीक है। बिस्सू मेला आपके बैसाखी में मनाया जाता है, बैसाख माह में इसे मनाया जाता है और जौनसार क्षेत्र का यह सबसे बड़ा मेला माना जाता है। ठीक है। दशहरा या पंचाई की अगर हम बात करें तो यह भी जौनसारियों का प्रमुख त्योहार है। दशहरे को ये पांडव का त्योहार कहते हैं। ठीक है। इसको भी आपने याद करना है। दशहरे को या पंचाई को ये क्या कहते हैं? पांडव का त्योहार। और जो विजयदशमी होती है, विजयदशमी को ये पायंता कहते हैं। तो 2 अलग अलग त्योहार के रूप में इनको मनाते हैं। विजयदशमी को पायंता कहते हैं और दशहरे को यह पांडवों का त्योहार कहते हैं। जौनसारी अठोई के रूप में किसे मनाते हैं? तो जौनसारी जनजाति में अठोई उत्सव के जो है आपके जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। यानी जन्माष्टमी जब आती है तो जन्माष्टमी को ये किस त्योहार के रूप में मनाते हैं? अठोई त्योहार के रूप में मनाते हैं। इसको भी आपने याद करना है, क्वेश्चन बन सकता है। चौली थात में शहीद केसरी चंद की स्मृति में वीर केसरी मेला कब लगता है? तो वीर केसरी चंद की अगर हम बात करें, इनकी स्मृति में चौली थात चक्राता में एक मेला का आयोजन होता है। ये मेला 3 मई को हर साल आयोजित होता है। ठीक है। वीर केसरी चंद की अगर हम बात करते हैं, यहीं के ये थे, चक्राता में इनका जन्म हुआ था, 1920 में इनका जन्म हुआ था और 3 मई 1945 को इनको फांसी की सजा दी गई थी। इन्हीं की स्मृति में चौली थात में 3 मई को मेले का आयोजन किया जाता है। इसे भी आपने याद करना है। ठीक है। हो सकता है क्वेश्चन बन जाए, जो वीर केसरी चंद थे, आजाद हिंद फौज के ये सिपाही थे, इन्होंने किस युद्ध में भाग लिया था? इन्होंने इम्फाल के युद्ध में भाग लिया था। ठीक है। चलिए, जौनसारी का प्रमुख नृत्य कौन सा है? तो जौनसारियों का प्रमुख नृत्य है हारुल नृत्य। इसे भी याद करना है। हारुल नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? जौनसारी जनजाति से। और इस नृत्य में एक अनिवार्य वाद्य यंत्र है जिसका प्रयोग किया जाता है, उसका नाम है रामतुला वाद्य यंत्र। हो सकता है पूछ लिया जाए रामतुला वाद्य यंत्र किस जनजाति में प्रचलित है? तो ये आपके जौनसारी में है। हारुल नृत्य में इसे अनिवार्य रूप से प्रयोग किया जाता है। ठीक है। राजनैतिक संस्था की अगर हम बात करते हैं जौनसारियों में, तो राजनैतिक संस्था है इनमें खुमरी। ठीक है। खुमरी नामक संस्था किसमें पाई जाती है? खुमरी नामक संस्था आपके जौनसारी जनजाति में पाई जाती है। ठीक है।
बिरादरी नामक आपके थारुओं में पाई जाती है, इसे भी आपने याद करना है। ठीक है, तो खुमरी नामक संस्था ठीक कहां पाई जाती है? जौनसारी जनजाति में, और इसका जो मुख्य होता है उसे ग्राम श्याणा बोला जाता है, इसे भी आपने याद करना है। ठीक है, जौनसार के प्रसिद्ध व्यक्ति, जौनसार क्षेत्र के कुछ इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं जिनको लेकर आपसे क्वेश्चन बनते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट वहां से पूछ लेता है, उनको देखते हैं। सबसे पहले आते हैं वीर केसरी चंद। वीर केसरी चंद के बारे में हमने ऊपर बात करी, मेला लगता है चौलीथात को। ठीक है, 1 नवंबर 1920 को कियावा गांव चक्राता में इनका जन्म हुआ था और इनको फांसी की सजा 3 मई 1945 को दे दी गई थी। 3 मई चौलीथात में इनकी स्मृति में मेले का आयोजन होता है। जौनसार के प्रथम समाज सेवी कौन थे? जौनसार के पहले समाज सेवी थे केदार सिंह, इनका नाम भी आपसे पूछा जाता है। ठीक है, जौनसार क्षेत्र में जन जागृति का अग्रदूत भी किसे माना जाता है? जन जागृति का अग्रदूत भी केदार सिंह को माना जाता है। ठीक है, जौनसार के प्रथम कवि कौन थे? जौनसार क्षेत्र के पहले कवि पंडित शिवराम को माना जाता है। ठीक है, और इन्हीं पंडित शिवराम की एक प्रसिद्ध रचना है वीर केसरी। सीधा क्वेश्चन बन लेगा, वैसे भी पुस्तकें आपसे पूछी जाती हैं, पूछेगा वीर केसरी किसकी रचना है? आप बताएंगे पंडित शिवराम। पंडित शिवराम कौन है? जौनसार के पहले कवि इनको माना जाता है। ठीक है, फादर ऑफ जौनसार भाबर सम्मान, यहां पर भाबर होगा। ठीक है, फादर ऑफ जौनसार भाबर सम्मान से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति कौन है? तो फादर ऑफ जौनसार भाबर क्षेत्र से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति हैं भाव सिंह चौहान। ठीक है, इसीलिए भाव सिंह चौहान को फादर ऑफ जौनसार भी बोला जाता है। अगर आपसे पूछा जाए फादर ऑफ जौनसार किसको कहते हैं? भाव सिंह चौहान। ठीक है, जौनसार में राजनीतिक जागरूकता के जनक किसे माना जाता है? तो जौनसार क्षेत्र में राजनीतिक जागरूकता का जनक गुलाब सिंह को माना जाता है। जौनसार के आधुनिक कवि कौन थे? देखिए, पहले कवि पूछेगा पंडित शिवराम, जौनसार के जो आधुनिक कवि हैं रतन सिंह जौनसारी को माना जाता है। जौनसार संगीत के जनक कौन है? तो जौनसार संगीत का जनक नंदलाल भारती को माना जाता है। क्वेश्चन आपसे ऐसे बनेगा, बताइए नंदलाल भारती का संबंध किस क्षेत्र से है? क्या ये कुमाऊनी गायक हैं, जौनसारी गायक हैं, गढ़वाली गायक हैं, क्या हैं? तो आप बताएंगे जौनसारी गायक हैं, जौनसार संगीत का जनक इनको माना जाता है। ठीक है, नंदलाल भारती। हमने बात कर ली है जौनसारियों के बारे में, अब हम बात करेंगे जो उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है थारू जनजाति, और उससे रिलेटेड सारे तथ्यों को बिल्कुल टू द पॉइंट नोट्स हैं, सारे फैक्ट बेस पर है, वही आपको याद करने हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं इनके मुख्य निवास स्थान की। मुख्य निवास स्थान यानी सबसे ज्यादा कौन से जनपद में निवास करते हैं? तो इनका मुख्य निवास स्थान है उधम सिंह नगर। ठीक है, राज्य का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है थारू जनजाति। थारू जनजाति को किरात वंश का माना जाता है। क्वेश्चन बन चुका है पेपर में कि इनमें से किस जनजाति को किरात वंश का माना जाता है? थारू जनजाति। ठीक है, स्वयं द्वारा निर्मित शराब को थारू जनजाति क्या कहते हैं? तो थारू जनजाति में जो ये खुद के द्वारा शराब बनाते हैं, उसे निर्मित करते हैं, उसे जाड़ बोला जाता है। इसे भी आपने याद करना है, क्वेश्चन पेपर में बन जाता है। ठीक है, इनके सामाजिक स्वरूप की बात करें तो जो थारू जनजाति है कई सारे गोत्रों में बटे हुए होते हैं। गोत्रों को यहां पर कुरी बोला जाता है, इसे भी याद रखना। गोत्र यानी कुरी, यानी कई सारे जातियों उपजातियों में बटे होते हैं, जिसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं? प्रमुख गोत्र जैसे बड़वायक, बट्टा, रावत, वृत्तियां, महतो और डहेत, ये इनके कुछ प्रमुख गोत्र हैं। इनमें सबसे जो उच्च माना जाता है बड़वायक को माना जाता है। तो क्वेश्चन पूछ लेगा बड़वायक जाति या बड़वायक गोत्र किस जनजाति से संबंधित है? हो सकता है बनाते। ठीक है, संयुक्त एवं एकाकी परिवार प्रथा इनमें प्रचलित है, इसे भी आपने याद रखना है। जो थारू जनजाति है इसमें किस प्रकार की हमें देखने को मिलती है सामाजिक व्यवस्था? तो संयुक्त और एकाकी परिवार दोनों हमें यहां पर मिल जाते हैं। स्थानीय बोली में थारू परिवार को संघ बोला जाता है। देखिए, कहीं पर संघ लिखा है और कहीं पर संघ लिखा है, दोनों आपने याद करना है। ज्यादातर आपको संघ देखने को मिलता है, तो दोनों एक ही चीज है, बस आपको इसे याद करना है। जो थारू परिवार होता है उसे स्थानीय बोली में संघ बोला जाता है। ठीक है,
थारू जनजाति में महिलाओं को उच्च स्थान प्राप्त होता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन बनता है किस जनजाति में महिलाओं को उच्च स्थान प्राप्त है, यानी पुरुषों की तुलना में उच्च स्थान उनको प्राप्त है, तो यह है थारू जनजाति। दो तीन बातें जो आपको याद करनी है थारू जनजाति को लेकर के और इस लाइन को लेकर के। ये तो याद करना ही है कि थारू जनजाति में महिलाओं को उच्च स्थान प्राप्त है। दूसरा जो बिंदु आपको यहां पर याद करना है, जो इनका समाज होता है, जैसे हमने ऊपर देखा जो सारे महत्वपूर्ण समाज आएंगे अभी हम देखेंगे जनजातियों में, पितृसत्तात्मक होते हैं। थारू जनजाति में हमें मात्र सत्तात्मक समाज देखने को मिलता है। दूसरी बात जो आपको याद करनी है, थारू जनजाति में महिलाओं को भी तलाक देने का अधिकार है। इसको भी याद रखना है, क्वेश्चन बन जाता है, और इसे बोला जाता है उरारी। ठीक है, थारू जनजाति में महिलाओं को तलाक देने का अधिकार है और इसे उरारी बोला जाता है। क्वेश्चन बनता है थारू जनजाति में तलाक के लिए किस शब्द का इस्तेमाल होता है? उरारी शब्द का इस्तेमाल होता है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, किस जनजाति में पुरुषों को भोजनालय में जाने की अनुमति नहीं होती है? तो वो भी थारू जनजाति में। तो ये दो तीन बातें जो इस कथन की यहां पर पुष्टि करता है, इसको आपने याद करना है। ठीक है, चलिए विवाह की प्रथाएं की अगर हम बात करें, जैसे हमने जौनसारियों में देखी, इसी प्रकार थारुओं में कुछ विवाह की प्रथाएं, जैसे पहले थारू जनजाति में बदला विवाह प्रथा प्रचलित थी। ठीक है, बदला विवाह प्रचलित यानी कि जैसे दो घरों में अगर शादी हो रही है तो इधर से और इधर से बहनों का आदान प्रदान हो जाता था, शादी यहां पर हो जाती थी, तो इसी को यहां पर बोला जाता था बदला विवाह प्रथा। लेकिन अब इसकी जगह पर यहां पर तीन टिकटी विवाह प्रचलित है, जिसमें ऐसा बोला गया है कि अब यहां पर जरूरी नहीं है कि इन दोनों घरों में ही हो। यहां पर अगर मान लीजिए इनके घर में कोई लड़की नहीं तो इनके किसी रिश्तेदार के यहां से भी अदली बदली यहां पर कर सकते हैं, तो इसको बोला जाता है यहां पर तीन टिकटी विवाह। तो इसे आपने याद करना है। पहले कैसा था, जिन दो घरों में शादी है वहीं पर अदली बदली, और अब कैसा है, उनके किसी रिश्तेदार के यहां से भी आप अदली बदली कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन इतना डिटेल में नहीं आएगा, लेकिन सिर्फ इतना आएगा किस जनजाति में पहले बदला विवाह प्रथा प्रचलित थी? आप बताएंगे थारू। तीन टिकटी विवाह किस में प्रचलित है? तो ये अब थारू जनजाति में ही प्रचलित है। ठीक है, विवाह पक्का होने पर ये क्या कहते हैं? तो विवाह पक्का होने पर थारू जनजाति में उसे पक्की पौड़ी बोला जाता है। ठीक है, जब दो पक्षों में विवाह पक्का हो जाता है तो उसे क्या बोला जाता है? पक्की पौड़ी। ठीक है, विवाह की मध्यस्थता कराने वाला व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो विवाह की जो मध्यस्थता करवाता है, दोनों परिवारों में जो शादी को फिक्स करवाता है, उस व्यक्ति को मजपतिया या मसपतिया बोला जाता है। ज्यादातर आपको मजपतिया देखने को मिलेगा, कहीं कहीं पर मसपतिया भी देखने को मिल जाता है। तो एक ही जैसे नाम है, आपको याद करना है। ठीक है, सगाई की रस्म को थारू जनजाति में क्या बोला जाता है? तो सगाई की रस्म को इनमें अपना पराया बोला जाता है। इसे भी आपने याद करना है। ठीक है, सगाई की रस्म को क्या कहते हैं? अपना पराया। इसके अलावा इनमें शादी से पहले कुछ इंपॉर्टेंट प्रथाएं भी हैं, जैसे क्वेश्चन बनता है दिखनौरी प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? तो दिखनौरी प्रथा भी आपकी थारू जनजाति में प्रचलित है। ठीक है, विवाह की तिथि को निश्चित करने को क्या कहते हैं? देखिए, विवाह पक्का होने को ये पक्की पौड़ी कहते हैं। जब तिथि भी फिक्स हो जाती है उसे बात कट्टी बोला जाता है। चाला रस्म किस जनजाति में प्रचलित है? क्वेश्चन बना है, तो चाला रस्म आपकी थारू जनजाति में हमें देखने को मिलती है। विधवा विवाह प्रचलित भी किसमें है? थारू जनजाति में है। ठीक है, किस जनजाति में विधवा विवाह का प्रावधान है या ये प्रथा प्रचलित है? थारू जनजाति में। और विधवा विवाह के समय जो भोज दिया जाता है उसे क्या बोला जाता है? लठ भरवा भोज उसे बोला जाता है। ये दोनों बातें आपसे पेपर में आती हैं कि किस जनजाति में विधवा विवाह प्रथा है? थारू जनजाति। और लठ भरवा भोज किस अवसर पे दिया जाता है? विधवा विवाह के अवसर पे। दोनों बातें आपको याद करनी है, पेपर में पूछ लेता है। थारू जनजाति के प्रमुख अगर हम देवी देवताओं की बात करते हैं तो पछावन देवता, खड़गाभूत देवता, नगरियाई देवी, भूमिया देवता, क्वारो देव, राकत, कलुआ देव, ये सारे प्रमुख देवता हैं
थारू जनजाति के। ठीक है, अगर हम इनके इष्ट देव की बात करें जो प्रमुख है यहां पर, तो पछावन देवता और खड़गाभूत देवता इनके प्रमुख देवता हैं। ठीक है, इसके अलावा भूमिया देवता की पूजा भी थारू जनजाति करती है। यहां पर इस क्वेश्चन को क्लियर करते हुए चलना, भूमिया देवता पूछेगा थारू जनजाति और भूमियाल देवता पूछेगा तो भोटिया जनजाति। ठीक है, इसको भी क्लियर करते हुए चलें। इसके अलावा इनकी फसल की रक्षा की देवी के रूप में ये किसकी पूजा करते हैं? फसल रक्षा के रूप में, तो फसल रक्षा की देवी जगमतिया देवी को माना जाता है। और शिकार की देवी के रूप में बागेश्वरी देवी की पूजा ये करते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन बनता है कि थारू जनजाति में शिकार करने को यानी कि आखेट करने को क्या बोला जाता है? तो थारू जनजाति में शिकार को यहां पर खाबर बोला जाता है। इसे भी आपने याद करना है, क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, चलिए प्रमुख त्योहारों की अगर हम बात करते हैं, प्रमुख देवी देवता हमने देखे, कुछ इंपॉर्टेंट बातें करी। प्रमुख त्योहार की बात करें, बजहर इनका प्रमुख त्योहार है। सीधा क्वेश्चन बनता है, बजहर त्योहार किस जनजाति से संबंधित है? थारू जनजाति से संबंधित है। ठीक है, दीपावली को शोक पर्व के रूप में कौन मनाते हैं? तो कौन सी जनजाति है जो दीपावली को शोक पर्व के रूप में मानती है? तो वो है थारू जनजाति। इसे भी आपने याद करना है। होली पर खिचड़ी नृत्य कौन सी जनजाति करती है? तो होली के अवसर पर खिचड़ी नृत्य करते हैं थारू जनजाति। यह क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि थारू जनजाति होली के अवसर पर कौन सा नृत्य करते हैं, या फिर थारू जनजाति खिचड़ी नृत्य कब करते हैं। तो एक ही क्वेश्चन है, 3 तरीके से बना सकता है, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि होली के अवसर पर ये खिचड़ी नृत्य करते हैं। और होली को यहां पर 2 तरीके से मनाया जाता है। होली की 2 कह सकते हैं प्रथाएं यहां पर हैं, उजली होली, बैठकी होली। कौन सी जनजाति में प्रचलित हैं उजली और बैठकी होली? वो भी थारू जनजाति में। ठीक है, थारू जनजाति का मुख्य नृत्य कौन सा है? तो थारू जनजाति का जो मुख्य नृत्य है वो है लहचारी नृत्य। इसे भी आपने याद करना है, क्वेश्चन बन जाता है। थारुओं में प्रचलित है बिरादरी पंचायत, जैसा हमने ऊपर बात करी थी। बिरादरी पंचायत किसमें प्रचलित है? थारू जनजाति में प्रचलित है। ठीक है, हमने जौनसारी और थारू 2 प्रमुख जो समुदाय हैं, जनजातियां, उनको देख लिया। अब हम तीसरे प्रमुख की बात करेंगे जहां से आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, भोटिया जनजाति। भोटिया जनजाति एक अर्धघुमंतु जनजाति है। ठीक है, इसको आपने याद करना है। सीधा क्वेश्चन बना था कि अर्धघुमंतु जनजाति कौन सी है? भोटिया जनजाति। ठीक है, भोटिया जनजाति ऋतु प्रवास करती है। अर्धघुमंतु है इसीलिए क्या करते हैं? ऋतु प्रवास करते हैं, यानी गर्मियों में ये कहीं और चले जाते हैं, सर्दियों में ये कहीं और चले जाते हैं। जैसे ही गर्मियों का मौसम आता है तो ये पहाड़ी इलाकों में जो ऊंचे वाले इलाके होते हैं वहां चले जाते हैं, और जैसे ही ठंड का मौसम आता है ये वापस मैदानों में आ जाते हैं। तो ऋतु प्रवास किनके द्वारा किया जाता है? भोटिया जनजाति के द्वारा। जब इस प्रकार से ये अपना ऋतु प्रवास करते हैं, पूरी तरीके से ये आवागमन करते हैं, इधर उधर जाते हैं, उसको क्या बोला जाता है? तो इनके इधर उधर जाने को, प्रवास करने को कुंचा बोला जाता है। पूछा नहीं जाएगा लेकिन फिर भी आपको इसको याद करना है। ठीक है, हमने बात करी ये ऋतु प्रवास करते हैं, यानी कि गर्मियों में ये चले जाते हैं पहाड़ी इलाकों में, सर्दियों में आ जाते हैं ये मैदानी इलाकों में। जो इनका ग्रीष्मकालीन आवास है, गर्मियों का आवास, उसको क्या बोला जाता है? उसको मैत बोला जाता है। और भोटिया जनजाति में जो इनका शीतकालीन आवास है उसे गुंडा या मुनसा बोला जाता है। ये दोनों नाम पेपर में आते हैं, आपको इनको याद करना है। ठीक है, चलिए भोटिया जनजाति अपने को खस राजपूत मानते हैं, इसे भी आपने याद करना। और सबसे ज्यादा जो भोटिया जनजाति निवास करती है पिथौरागढ़ में निवास करती है। इनके कुछ इंपॉर्टेंट नाम हैं, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे लद्दाख में इन्हें भोटा कहते हैं, हिमाचल में इनको भोट कहते हैं, उत्तर काशी में जो भोटिया रहते हैं उन्हें जाड़ भोटिया कहते हैं। इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे, इनसे भी बहुत क्वेश्चन आपके बनते हैं। ठीक है, जो पिथौरागढ़ में होते हैं जौहरी और शोका, इनको बोला जाता है। चमोली में रहने वाले भोटियाओं को मारछा टोलछा बोला जाता है, इसे भी आपने याद करना है। ठीक है, यानी जौहरी भोटिया, शौका भोटिया कहाँ रहते हैं? पिथौरागढ़। मारछा टोलछा भोटिया चमोली में रहते हैं, और जाड़ भोटिया उत्तर काशी में रहते हैं। बेसिकली भोटियों की ही ये सारी उपजातियां हैं। ठीक है, जैसे जाड़, शौका, जौहरी, इस प्रकार।
एक चीज यहां पर आपने और याद करनी है भोटिया जनजाति को लेकर के, महाहिमालय की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन है, तो ये भी भोटिया जनजाति है। ठीक है, हम राज्य की बात नहीं कर रहे, हमने बात करी थी ना शुरुआत में राज्य का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय थारू गढ़वाल का आपका जौनसारी, लेकिन अगर महाहिमालय की पूछी जाएगी सबसे ज्यादा तब आप भोटिया नाम लेंगे। एक और चीज यहां पर याद करनी है, सिर्फ जाड़ भोटिया को छोड़कर ये जितने भी यहां पर बाकी के भोटिया हैं ये सारे के सारे हिंदू धर्म को मानते हैं, जाड़ भोटिया बौद्ध धर्म को मानते हैं। इसे भी आपने याद करना है, पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए इनके आवास की बात करते हैं। ऊपर मैं आपको बता चुका हूं शीतकालीन आवास को गुंडा या मुनसा बोला जाता है और ग्रीष्मकालीन आवास को मैत बोला जाता है भोटिया जनजाति में। सीधा क्वेश्चन बनेगा भोटिया जनजाति में मुनसा क्या है, तो बताएंगे आप शीतकालीन आवास है। ठीक है, भोटिया जनजाति में मैत क्या है या मैत आवास किस जनजाति का है, भोटिया जनजाति का है, ग्रीष्मकालीन आवास है। भोटिया जनजाति का मुख्य पेय पदार्थ क्या है, तो भोटिया जनजाति का जो मुख्य पेय पदार्थ है, एक है इनका जया चाय जैसा है और एक है चयक्ति या जिसे छंग भी कहते हैं जो कि शराब की तरह है। ठीक है, तो क्वेश्चन बन सकता है भोटिया जनजाति में शराब को क्या कहते हैं, छंग कहते हैं, और चाय जैसे पदार्थ को कहा जाता है यहां पर जया। ये इनके मुख्य पेय पदार्थ हैं। सामाजिक व्यवस्था की बात करें तो यहां पर भी पितृसत्तात्मक परिवार देखने को मिलता है, इसे आपने याद करना है। ठीक है, ग्रीष्मकाल में ये सीढ़ीनुमा खेती करते हैं भोटिया जनजाति, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, भोटिया जनजाति का समाज जो है, जो इनके यहाँ पर सामाजिक व्यवस्था है पितृसत्तात्मक है और इनके यहाँ पर संपत्ति का जो विभाजन होता है पिता के रहते रहते ही हो जाता है, इसे भी आपने याद करना है। ठीक है, काटिल विधि का प्रयोग कर खेती योग्य भूमि तैयार करते हैं। जैसे हमने बोला भोटिया जनजाति ऋतु प्रवास करती है, अर्ध घुमंतु जनजाति है, तो इनके अपने जहां पर जैसे फिक्स है, अगर ये स्थायी निवास करें तो एक जगह इनकी फिक्स होगी जहां पर ये खेती करेंगे, लेकिन ये ऋतु प्रवास करते हैं, जहां पर भी जाते हैं पहले वहां की भूमि को क्या करते हैं, वहां की झाड़ी वगैरह को साफ करते हैं, खेती योग्य भूमि को तैयार करते हैं, यानी एक तरीके की झूम खेती। झूम खेती को यहां पर क्या बोला गया है, काटिल विधि बोला जाता है। ठीक है, तो इसको भी आपने याद करना है। रंग बंग प्रथा का प्रचलन भी भोटिया जनजाति में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, यह क्वेश्चन भी बनता है, रंग बंग प्रथा युवा ग्रह जिसको बोला जाता है, कौन सी जनजाति में प्रचलित था, भोटिया जनजाति में। ठीक है, अपने संबंधियों को ये क्या कहते हैं, तो भोटिया जनजाति में अपने सगे संबंधियों को स्वारा बोला जाता है। ठीक है, मृतक की आत्मा की शांति के लिए कौन सा संस्कार किया जाता है, गवन संस्कार किया जाता है भोटिया जनजाति में। ठीक है, हमने एक प्रथा देखी रंगभंग प्रथा, इसके अलावा एक और प्रथा हमें भोटिया जनजाति में देखने को मिलती है, कुंडा खार प्रथा। क्वेश्चन बनता है कुंडा खार प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है, तो यह भी आपके भोटिया जनजाति में प्रचलित है। ठीक है, अब आते हैं विवाह की प्रथाओं की तरफ। देखिए विवाह की प्रथाएं यहां पर हैं। सबसे पहले एक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भोटिया जनजाति में विवाह को दामी बोला जाता है। ठीक है, इसको भी याद करना। सिर्फ अगर प्रथाओं को तो आप छोड़ दीजिए, सिर्फ अगर आपसे यह क्वेश्चन बन जाए भोटिया जनजाति में विवाह को क्या बोला जाता है, तो विवाह को दामी बोला जाता है। और इसकी दो प्रथाएं यहां पर प्रचलित हैं, एक है तत्सत और एक है दामोला। सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा तत्सत और दामोला क्या है, क्या है आप बताएंगे, भोटिया जनजाति में प्रचलित विवाह की प्रथाएं। ठीक है, जो तत्सत होता है इसके अंदर जो बारात जब जाती है तो उसमें दूल्हा भी साथ में जाता है, जबकि दामोला में केवल बारात जाती है, दूल्हे के नाम पर वो उधर से वधू को लेकर आ जाते हैं। ठीक है, तो तत्सत में दूल्हा भी साथ जाता है, यहां पर केवल उसका नाम पे ही वो वधू को ले आते हैं। ठीक है, इतना नहीं आता है लेकिन फिर भी आप इसको याद कर सकते हैं। तत्सत और दामोला क्या है, विवाह की प्रथाएं। सगाई की रस्म को क्या बोला जाता है, भोटिया जनजाति में सगाई की रस्म को थौची बोला जाता है। ठीक है, विवाह के अवसर पर कौन सा नृत्य करते हैं, यह क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है। जनजातियों से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, ऊपर मैंने आपको कितने सारे क्वेश्चन बताए जो पेपर में आए हैं, चाहे वो बजर को लेकर पूछा गया क्वेश्चन हो, रंगभंग प्रथा को लेकर पूछा गया प्रश्न हो, ये सारे। ठीक है,
इनमें विवाह के अवसर पर पौड़ा नृत्य किया जाता है और यह भी पेपर में पूछा गया था, पौड़ा नृत्य कौन सी जनजाति करती है? तो ये करती है भोटिया जनजाति। ठीक है, सगाई की रस्म को थौची कहते हैं, विवाह को ये दामी कहते हैं। प्रमुख देवी देवताओं की अगर हम बात करें तो जैसे मैंने आपको बोला, जो उत्तरकाशी में रहते हैं जाड़ भोटिया, वो केवल बौद्ध धर्म को मानते हैं, बाकी सारे हिंदू धर्म को मानते हैं। इनके कुछ प्रमुख देवी देवता हैं, जैसे भूमियाल देवता, ग्वाला देवता, बैगरेग चिम देवता, नंदा देवी, दुर्गा देवी, हाथी पर्वत, कैलाश पर्वत, द्रोणगिरी, इनको भी ये देवी देवता के रूप में पूजते हैं। इसे भी आपने याद करना है। भूमियाल को लेकर के एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद करना है। ऊपर मैंने आपको कंफ्यूजन क्लियर करा, भूमिया देवता पूछेगा तो थारू, भूमियाल देवता पूछेगा तो भोटिया, और भूमियाल रचना किसकी है अगर आपसे ये क्वेश्चन बन जाए, ठीक है, भूमियाल रचना, तब आप बताएंगे अबोध बंधु बहुगुणा। ठीक है, भूमियाल रचयिता जो इसके हैं वो कौन है भूमियाल रचना के किताब के? तो वो है अबोध बंधु बहुगुणा। गढ़वाली व्याकरण की रूपरेखा किसने तैयार करी है? अबोध बंधु बहुगुणा। और ये तीनों क्वेश्चन पेपर में आए हैं। पहला क्वेश्चन, भूमियाल देवता की पूजा कौन करते हैं? आपने बताया भोटिया जनजाति। दूसरा, भूमियाल रचना किसकी है? अबोध बंधु बहुगुणा। और तीसरा प्रश्न भी पेपर में पूछा गया था कि जो गढ़वाली व्याकरण है इसकी रूपरेखा किसने तैयार करी है? अबोध बंधु बहुगुणा। तो तीनों बातें याद करनी है। ठीक है, कंडाली उत्सव कौन सी जनजाति मनाती है? प्रीवियस ईयर का पेपर है। कंडाली उत्सव जिसे किरजी उत्सव भी बोला जाता है, भोटिया जनजाति हर 12 साल में इसे मनाती है। पेपर में आपसे जनजाति का नाम नहीं पूछा गया था, पेपर में आपसे यह पूछा गया था भोटिया जनजाति कंडाली उत्सव कितने साल में मनाती है? हर 12 साल में इसे मनाया जाता है। ठीक है, इसको भी आपने याद करना है। प्रमुख लोकगीत की अगर हम बात करें भोटिया जनजाति में, ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, डायरेक्ट आया था। तुबेरा, बाजू, तिमली किस जनजाति से संबंधित हैं? तो भोटिया जनजाति के ये प्रमुख लोकगीत हैं। ठीक है, तुबेरा, बाजू और तिमली। ठीक है, हमने ऊपर देखा इनका प्रमुख त्योहार कंडाली उत्सव जिसे किरजी उत्सव भी कहते हैं। इसके अलावा नबू सामू उत्सव भी इसी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। प्रमुख वाद्य यंत्र की बात करें, हमने प्रमुख लोकगीत को देखा यहां पर, जो हमने देखे तुबेरा, बाजू, तिमली, ये इनके लोकगीत हैं। प्रमुख वाद्य यंत्र की अगर हम बात करें, हुड़का वाद्य यंत्र इनका प्रमुख वाद्य यंत्र है। ठीक है, तिब्बत से व्यापार कौन सी पद्धति से करते थे? तो भोटिया जनजाति एक व्यापारिक जनजाति है, ये पहले व्यापार करते थे, तिब्बत के साथ करते थे, लेकिन 1962 के बाद से व्यापार बंद था। ठीक है, गमैया पद्धति से ये व्यापार करते थे, इसे भी आपने याद करना है। ठीक है, इन्हीं की एक उपजाति है जाड़ भोटिया, जिनको लेकर आपसे क्वेश्चन बन जाते हैं। क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं और क्या क्या बन चुके हैं उनको देखते हैं। उत्तरकाशी में रहने वाली भोटिया की उपजाति को क्या कहते हैं? क्वेश्चन बन जाएगा, आप बताएंगे जाड़ भोटिया। जाड़ भोटियों का मूल गांव है जादुंग गांव, जो कि उत्तरकाशी में ही पड़ता है। ठीक है, अपने को मानते हैं जनक का वंशज। क्वेश्चन बनेगा कि इनमें से कौन सी जनजाति अपने को जनक का वंशज मानती है? तो अगर ऑप्शन में भोटिया और जाड़ भोटिया दोनों आ जाता है तो आप जाड़ भोटिया को टिक करेंगे, और अगर सिर्फ भोटिया आता है तब आप भोटिया को टिक करेंगे। लेकिन अगर जाड़ भोटिया आ जाए तो पर्टिकुलर जाड़ भोटिया को माना जाता है जनक का वंशज। ठीक है, बाकी के जो भोटिया हैं वो अपने आप को क्या मानते हैं? हमने ऊपर देखा था खस राजपूत अपने को मानते हैं। ठीक है, इसे भी आपने याद करना है। इनमें विघटित परिवार व्यवस्था पाई जाती है। जो जाड़ भोटिया होते हैं उत्तरकाशी में जो रहते हैं, इनमें विघटित परिवार व्यवस्था हमें देखने को मिलती है। ये बौद्ध धर्म को मानते हैं। ये क्वेश्चन भी आपसे बन सकता है कि जो जाड़ भोटिया हैं किस धर्म को मानते हैं? बौद्ध धर्म को। जाड़ भोटिया की भाषा, ये पेपर में क्वेश्चन बना है कि रोम्बा क्या है? जाड़ भोटिया की जो भाषा है उसे रोम्बा बोला जाता है, इसे भी आपने याद करना है। ठीक है, भोटिया जनजाति के अंदर आभूषणों को क्या बोला जाता है? भोटिया जनजाति में आभूषणों को साली पुली बोला जाता है। ठीक है, इसको भी याद करेंगे। भाषा को यहां पर रोम्बा बोला जाता है, भाषा केवल किस में? जाड़ भोटिया में। लेकिन अगर हम ओवरऑल में बात करें कि भोटिया जनजाति में आभूषणों को क्या बोलते हैं? साली पुली बोला जाता है। इनमें एक आभूषण होता है, पेपर में पूछे जाने के चांसेस हैं, बलडंग।
बलडंग क्या है? भोटिया जनजाति में प्रचलित आभूषण है। सिक्कों से मली जो बनी हुई माला होती है, सिक्कों की बनी माला, उसे बलडंग बोला जाता है भोटिया जनजाति में। ठीक है, इसके अलावा भोटिया जनजाति में अंगूठी को लक्षवेप बोला जाता है। तो इसे भी आपने याद करना है, क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट क्या याद करना है? भाषा को रोम्बा कहते हैं, आभूषणों को यहां पर साली पुली आदि बोला जाता है। ठीक है, प्रमुख त्योहारों की बात करें तो ये क्वेश्चन पेपर में बना है। जाड़ भोटिया के दो प्रमुख त्योहार हैं, एक है लोहसर और एक है सुरगेन। लोहसर त्योहार बसंत पंचमी में मनाया जाता है, सुरगेन भाद्र माह में मनाया जाता है। दोनों बातें आपने याद करनी है। लोहसर और सुरगेन किस जनजाति के प्रमुख त्योहार हैं? भोटिया और जाड़ भोटिया के हैं। ठीक है, एग्जैक्ट में याद करेंगे जाड़ भोटिया के। अब हम बात करेंगे चौथी जनजाति के बारे में, बोक्सा जनजाति। बोक्सा जनजाति की अगर हम बात करते हैं, ये सबसे पहले आकर बनबसा चंपावत में आकर बसे 16वीं सदी में। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है कि चंपावत के बनबसा में सबसे पहले आकर कौन सी जनजाति बसी, या फिर जो बोक्सा जनजाति है सबसे पहले आकर कहां पर बसे? तो चंपावत के बनबसा में ये बसे। ठीक है, नैनीताल और उधम सिंह नगर के बोक्सा बाहुल क्षेत्रों को क्या बोला जाता है? तो नैनीताल और उधम सिंह नगर, यहीं पर ये ज्यादा निवास करते हैं और यहाँ के जो बोक्सा बाहुल क्षेत्र हैं उन्हें बुक्साड़ बोला जाता है। ठीक है, देहरादून में रहने वाले बोक्साओं को मेहर बोक्सा बोला जाता है। यह क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है, क्वेश्चन बना था मेहर बोक्सा कहाँ निवास करती है? तो देहरादून में जो बोक्सा रहते हैं उन्हें मेहर बोक्सा कहते हैं। बोक्सा परिषद कहाँ स्थापित की गई है? तो जहां इनकी सबसे ज्यादा ये निवास करते हैं वहीं पर नैनीताल और उधम सिंह नगर। बोक्सा अपने को पवार राजपूत मानते हैं, इसे भी आपने याद करना है। ठीक है, सामाजिक व्यवस्था की अगर हम बात करते हैं बोक्सा जनजाति में, तो बोक्सा जनजाति जो है ये आपके 5 गोत्र यानी उपजातियों में विभक्त है। कौन कौन से ये 5 गोत्र हैं? यदुवंशी, पवार, राजवंशी, परतजा और तनवार। इनमें जो परिवार होता है वो पितृसत्तात्मक होता है, इसे भी आपने याद करना है। बोक्सा जनजाति में पुत्री भी संपत्ति की उत्तराधिकारी होती है। क्वेश्चन बन सकता है किस जनजाति में पुत्री भी संपत्ति की उत्तराधिकारी होती है? तो वो होती है बोक्सा जनजाति में। बोक्सा में गांव को क्या बोला जाता है? तो बोक्सा जनजाति में गांव के लिए मंजरा बोला जाता है। ठीक है, मंजरा शब्द का इस्तेमाल होता है गांव के लिए। बिरादरी पंचायत भी होती है इन्हीं में। ठीक है, बोक्साओं में भी पाई जाती है बिरादरी पंचायत, थारवों में भी होती है, बोक्साओं में भी होती है। ठीक है, जादू टोने का अधिक प्रचलन हमें इस जनजाति में देखने को मिलता है। किस जनजाति में? बोक्सा जनजाति में। यह क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि किस जनजाति में जादू टोने का अधिक प्रचलन है? बोक्सा जनजाति में। और जादू टोने में जो अधिक ज्यादा वाला होता है, जो तंत्र मंत्र का ज्ञाता होता है बोक्सा जनजाति में, उसे भरारे बोला जाता है। इसे भी आपने याद करना है। ठीक है, बोक्सा जनजाति की सबसे बड़ी देवी कौन है? तो बोक्सा जनजाति की सबसे बड़ी देवी है चामुंडा देवी। ठीक है, जो काशीपुर में है, काशीपुर की जो चामुंडा देवी है, ये बोक्सा जनजाति की सबसे बड़ी देवी मानी जाती हैं। ठीक है, और यहीं पर इनका एक मेला भी लगता है, काफी फेमस मेला, चैती मेला। क्वेश्चन भी बनता है चैती मेला किस जनजाति से संबंधित है? बोक्सा से संबंधित है। इनके अगर हम ग्राम देवी और देवताओं की बात करें तो ग्राम देवी है इनकी, ग्राम देवता है इनके साकरिया देवता, ग्राम देवी है इनकी खेड़ी देवी। क्वेश्चन बन सकता है कि साकरिया देवता किस जनजाति के ग्राम देवता हैं? बोक्सा जनजाति के। ग्राम देवी कौन है? खेड़ी देवी। ठीक है, अन्य देवी देवताओं की बात करें, ज्वाल्पा देवी, हुल्का देवी, ये सारे इनके देवी देवता हैं। ठीक है, त्योहारों की बात करें तो बोक्सा जनजाति का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है चैती त्योहार। जैसा हमने ऊपर बात करी, चैती मेला बोल लीजिए, चैती त्योहार बोल लीजिए। काशीपुर में चामुंडा देवी मंदिर में लगता है, इनका ये सबसे बड़ा त्योहार है। अन्य त्योहारों की बात करें तो ये वाली लाइन पेपर में पूछी गई थी, आपसे डायरेक्ट दे दिया गया था, नौबी, होगण, ढलिया, गोटरे क्या हैं। ठीक है, सिर्फ इतना दिया था ये सारे क्या हैं, तो ये सारे के सारे त्योहार हैं। ठीक है, और किसके त्योहार हैं? बोक्सा जनजाति के त्योहार हैं। इसे भी आपने याद करना है। ठीक है, अब बात करते हैं हमारी जो 5वीं जनजाति है उनके बारे में।
राजी जनजाति। राजी जनजाति का मुख्य निवास स्थान पिथौरागढ़ है, यानी सबसे ज्यादा ये पिथौरागढ़ में निवास करते हैं। जैसे हमने बात करी ऊपर थारुओं के बारे में, थारू सबसे ज्यादा उधम सिंह नगर में निवास करते हैं। जौनसारी आपके देहरादून में करते हैं, ठीक है। राजी जनजाति आपके पिथौरागढ़ में निवास करते हैं। जहां जंगलों में ये निवास करते हैं, इसको भी आपने याद करना है। जो आपके राजी जनजाति है ये जंगलों में निवास करती है, जिस वजह से इनको बनरौत, बनरावत और जंगल के राजा भी बोला जाता है, ठीक है। वनरौत किसको कहते हैं? आपके राजी जनजाति को। जंगल का राजा भी इन्हीं को बोला जाता है, ठीक है। जो राजी जनजाति होती है ये काष्ठ शिल्प में निपुण होते हैं। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन बना था। कौन सी जनजाति काष्ठ शिल्प में निपुण होती है? राजी जनजाति। जंगलों में निवास करते हैं, जंगल के राजा कहे जाते हैं, ठीक है। ये अपने को रजवार मानते हैं, यानी राजपूत मानते हैं, और विद्वान इनको कुल किरात वंशज, उनका वंशज मानते हैं। तो दोनों बातें आपको याद करनी है, ठीक है। इनकी भाषा पेपर में पूछी गई है मुंडा, ठीक है। मुंडा किनकी भाषा है? तो ये आपके राजी जनजाति की भाषा है। इसी प्रकार इनके आवास को क्या बोला जाता है? ये भी एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। देखिए सारे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के वो आपको बताते हुए रहता हूं। आप कोई भी प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट लीजिए, आपको ये सारे क्वेश्चन उसमें देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो इनकी भाषा को मुंडा कहते हैं और इनके आवास को रौत्युड़ा बोला जाता है। और पेपर में ये पूछा गया है कि राजी जनजाति के आवास को क्या कहते हैं? रौत्युड़ा कहते हैं। विवाह से पहले इनमें कुछ संस्कार, कुछ प्रथाएं हैं जो हमें देखने को मिलती है। सांग जांखी और पिंठा संस्कार किस में प्रचलित हैं? राजी जनजाति में प्रचलित हैं, ठीक है। इनके मुख्य देवताओं की अगर हम बात करते हैं, राजी जनजाति के मुख्य देवता हैं बागनाथ देवता। सीधा क्वेश्चन बनेगा, बागनाथ देवता किस जनजाति के प्रमुख देवता हैं? राजी जनजाति के। अन्य देवताओं में मलेनाथ, गणनाथ, सैम, मल्लिका अर्जुन, छुरमल देवता ये सब शामिल हैं। इनको भी आपने याद करना है। इनके प्रमुख त्योहारों की अगर हम बात करते हैं तो राजी जनजाति के दो प्रमुख त्योहार हैं, कर्क संक्रांति और मकर संक्रांति। ये क्वेश्चन बनता है, कर्क और मकर संक्रांति किसके प्रमुख त्योहार हैं? राजी जनजाति के। विशेष अवसरों पर राजी जनजाति के द्वारा थड़िया जैसा नृत्य किया जाता है। तो थड़िया जैसा नृत्य ये करते हैं और इसे रिंग डांस बोला जाता है, ठीक है। क्वेश्चन बनेगा, राजी जनजाति के द्वारा किया जाने वाला रिंग डांस किस नृत्य की तरह है? थड़िया नृत्य की तरह है, ठीक है। गोरा अट्ठावली भी इनका एक प्रमुख त्योहार है, ठीक है। इसे भी याद रखना है। गोरा अट्ठावली ये पेपर में पूछा गया है, किस जनजाति का है? राजी जनजाति का। सप्ताह के दिनों के नाम का अलग स्वरूप इसी जनजाति में हमें देखने को मिलता है। इसे भी आपने याद करना है, ठीक है। तो हफ्ते के 7 दिनों का अलग स्वरूप जो उनके नामों का है वो हमें कौन सी जनजाति में मिलता है? राजी जनजाति में, ठीक है। इसे भी याद करना है। और राजी जनजाति भी जूम खेती पर निर्भर होती है। इसे भी आपने याद करना है, क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा उत्तराखंड जीके क्विक रिवीजन सीरीज का। आज हमने 10वां पार्ट यहाँ पे कवर किया। आज की वीडियो में हमने जो उत्तराखंड की जनजातियां हैं, सारी की सारी जनजातियों से रिलेटेड तथ्यों को हमने यहाँ पर बिल्कुल टू द पॉइंट और ऐसे ऐसे पॉइंट्स जो बिल्कुल आपसे सीधा पेपर में पूछे गए हैं, पूछे जा सकते हैं, उनको हमने कवर किया। सारी जनजातियां हमने एक सिंगल वीडियो में कवर करी। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा इस सीरीज का होगा उसमें हम ऊर्जा संसाधन के बारे में बात करेंगे और उत्तराखंड के परिवहन तंत्र के बारे में भी हम उस वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।